नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पहली बड़ी खबर विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई है। चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम सैनी लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यमुनानगर से है, जहां बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने महासम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। तीसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास का घेराव करने जा रहे युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने रोका। पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हरीश गुर्जर समेत अन्य युवाओं को हिरासत में लिया है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर रतिया से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां चुनाव को लेकर सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच उतर रहे हैं। बीजेपी की ओर से चुनावी कमान मुख्यमंत्री ने खुद संभाल रखी है। लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यमुनानगर से है, जहां बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बीजेपी के महासम्मेलन में पहुंची। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। तो वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आई। तीसरी बड़ी खबर भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ी हुई है, जहां भूपेंद्र हुड्डा के आवास का घेराव करने जा रहे युवाओं को पुलिस ने रोका। इसके साथ ही तमाम प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया हुआ है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम लगातार जनसभाएं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने नारायणपुर और पूंडरी में चुनावी रैली की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच पहुंचकर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की रैलियों में भारी संख्या में लोग भी मौजूद दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार एक के बाद एक जनसभाएं और ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर के जगाधरी में महिला मोर्चा ने महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। बांसुरी स्वराज ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वीर सपूत सिपाही हैं। दूध दही का प्रदेश है हरियाणा और अन्नदाताओं की धरती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं में जो उत्साह है, उससे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार 1 अक्टूबर को कमल खिलेगा और तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महिला पुरुषों से 12% अधिक वोट बीजेपी को देती हैं। मैं उनसे जाने लगा, कंधे मजबूत कर ले, उसमें बड़ी जिम्मेदारी आने वाली। तो मैं उसके बाद प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बने। तो ऐसा स्नेह हमेशा से रहा। और आज जब बांसुरी स्वराज जी का मुझे पता चला तो मेरे बहुत सी वो सारी की सारी घटनाएं याद आई। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। अपनी बेटी के तौर पे, भांजी के तौर पे भी मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसी प्रकार की ऊंचाइयां प्राप्त करें वो, जिस प्रकार की बहन जी ने ऊंचाइयां प्राप्त की। बहन जी जब बोलती थी तो मैं समझता हूं कि हर चीज को ना ऐसा स्पष्ट कर देती थी। हर आदमी कायल रहता था कि जो बहन जी कह रही वही सारा का सारा सही है, दूसरी बात कुछ हो नहीं सकती। इतना बढ़िया बहन जी वैसा बोलती। एक बात कहना चाहूंगी कि अगर महिला सशक्तिकरण को सिर्फ एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो एक शब्द अगर परिभाषा में आए तो वो नाम हमारे जहन में आता है श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। एक ऐसी महिला
महिला नेत्री जिसने मात्र 24 साल की वर्ष से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और अनेक विद्यमान पदों पर राजनीतिक स्तर पर महिला का नाम रोशन न केवल अपने देश में रोशन किया बल्कि विश्व में रोशन किया। और महिला सशक्तिकरण की जो जागृति महिलाओं में पैदा होनी चाहिए, वो जागृति जो है हमें उनसे वरदान में मिली है। आज अभी आप सभी बहनें इस बात का प्रमाण हैं। जी, यहाँ पर आकर मैंने देखा कि हरियाणा में मातृशक्ति ने ये तय कर लिया, ये ठाना है कि 1 अक्टूबर को यहाँ हरियाणा में तीसरी बार कमल जरूर खिलाना है। तो इसमें जिस तरीके से बात हुई, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन भी था, 10 सीटें थी हरियाणा के पास, 5 रह गई, कहाँ कमी रही? आप देख लीजिएगा, यहाँ पर तीसरी बार डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास का घेराव करने जा रहे युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने रोका। जब युवाओं ने बैरिकेडिंग क्रॉस करने का प्रयास किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हरीश गुर्जर समेत अन्य युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरीश गुर्जर ने कहा कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, सरकार की तरफ से निकाली गई भर्तियों को कांग्रेस रोकना चाहती है। कांग्रेस चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस ले ताकि भर्तियां हो सकें। शिकायत वापस लेने के बाद भी सरकार भर्तियों के रिजल्ट नहीं निकालती तो हम सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन यूपीएससी एसएससी की अगर भर्तियां निकलती है, उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले होता है, तो भर्तियां करनी होती है। सिर्फ तो हेड ऑफ की नौकरी नहीं आप लगा सकते, लेकिन जो पक्की नौकरी है अगर इलेक्शन डेट से पहले आई है तो आप उसको लगाओगे। लेकिन आयोग ने भी ये कहा है कि ये जो भर्तियों की डेट है वो अनाउंसमेंट जब रिजल्ट जो खत्म हो जाएगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, तब कर ली जाए। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर चुनाव आयोग ऐसे कह रहा है, आप अपनी कंप्लेंट वापस ले। अगर जिनकी ओवर एज हो जाएंगे, जो लोग जिन लड़कों ने इतने पैसे लगा के दिल्ली जैसे रोहतक जैसी जगह पड़ा है, अब अगर इलेक्शन आयोग ये कह रहा है कल भर्ती पे फिर हुड्डा उतर गया, फिर कोई ना कोई कंप्लेंट कर दी। खबर रतिया से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। पूरी घटना मॉडल टाउन इलाके की, जहां पुरानी रंजिश के चलते 4 बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, तो वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपस में विवाद हुआ था और ये एक जो जगसीर है ये सुखलमपुर का है, दूसरे रतिया के हैं। उस रंजिश को लेके इनका झगड़ा हुआ है यहाँ पर। तो कल फिर क्या हुआ झगड़े के दौरान ये इसके पीछे गए हैं, ये 2 आदमी थे मोटरसाइकिल पे, जगसीर मुदई है जो, और इसके पीछे 4 आदमी गए हैं, मक्खन, टिंकू, सुमित और हैप्पी। तो इन्होंने वहां जाके मॉडल टाउन के पास जाके इसको घेर के पहले तो मारपीट करी है, फिर फायर करा। एक फायर इसके छाती के दाहिनी साइड लगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी, देखिए विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, सीएम ने खुद चुनावी कमान संभाली हुई है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए भावना, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और थोड़ा सा प्रचार जो है थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ा है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बिजी हैं। और आज कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक जो है हुई है और कल
जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक होनी है। उसमें कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो है वो मंथन किया जाएगा। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी में मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो अपने ताबड़तोड़ जो है वो जो दौरे है वो कहीं ना कहीं प्रचार को लेकर करते जा रहे हैं। आज सुबह जो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो अम्बाला के नारायणगढ़ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहर के बीचों बीच जो है वो रोड शो निकाला। इसके बाद उनका रोड शो जो कैथल जिले के कुंडली हल्के में और शाम को पानीपत के जो समालखा है वहां पर उनका रोड शो होना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां टिकटों पर मंथन कर रही है, वहीं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी वो पार्टी की प्रचार की कमान जो है वो संभाले हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो जनता मांगे हिसाब अभियान है वो भी चल रहा है, लेकिन पार्टी में टिकटों को लेकर भी अलग से जो है एक तरह से प्रचार जो है चल रहा है। और हरियाणा के अंदर कल जो है जेजेपी और जो आजाद समाज पार्टी थी एएसपी चंद्रशेखर रावल की, उनके बीच में समझौता हुआ है। 70 और 20 के रेशो के अंदर ये जो हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन पहले ही हो चुका है। तो अब धीरे धीरे जो है एक तरह से चुनाव प्रचार जो है कहीं ना कहीं जो पकड़ता जाता है और उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख तक आमतौर पर टिकटों का जो है फैसला पार्टियां कर देंगी और उसके बाद करीबन 20 दिन का जो एक समय होगा उसके अंदर काफी जो है माहौल गर्म हो गया। बयानबाजी भी जो है वो देखने को मिलेगी। जिन प्रत्याशियों को अपनी अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलेंगे वो दूसरी पार्टियों में भी जो है छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे। जी वाह जी ओपी, देखिए मुख्यमंत्री एक दिन में कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कई जनसभाएं भी कर रही हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी डर गई है। तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्या रैलियों में जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए भावना, अगर मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रोग्राम की बात करूं तो ये हल्का स्तर के जो है वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं और इसमें स्थानीय लोग भी होते हैं और हम कह सकते हैं कि एक अच्छी जो भीड़ रैलियों में देखी जरूर जा सकती है। लेकिन क्या ये जो भीड़ है वो क्या वोट में बदल पाएगी? क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी ने 75 सीटों का जो है नारा दिया था, लेकिन जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को सामना करना पड़ा और वो 40 सीटों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सीमित हो गई। तो अभी हम थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कितना कारगर होगा, क्योंकि बीजेपी भले ही जोरदार प्रचार कर रही है, उन्होंने 10 साल सत्ता में राज किया है, लेकिन 10 साल की सत्ता में राज करने के बाद उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम लोकसभा चुनाव में भी देख चुके हैं, जब 10 में से 5 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी ने लूज की थी। जी ओपी, देखिए हर सियासी समीकरण एक नए परिणाम को जन्म देता है और इस बार तो 2 गठबंधन चुनावी मैदान में उतरे हैं। कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए भावना, अगर व्यक्तिगत मतलब अगर अतीत को देखें तो ठीक है कि कॉमन वोट है जो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी के खिलाफ जो है मतदान जरूर करेगा। लेकिन अगर हम जेजेपी और एएसपी पार्टी के गठबंधन की बात करें, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां अगर खुद सीटें नहीं जीत पाती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का गणित बिगाड़ने में एक हद तक ये पार्टियां कामयाब होने वाली है। अगर पिछली बार की हम बात करें तो जननायक जनता पार्टी पहली बार जो है प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। हालांकि आम आदमी पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन जो जेजेपी थी वो 10 सीटें जीतने में जो कामयाब रही और इनेलो का जो एक 24 से 25% का पेट वोट माना जाता था वो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ और करीबन 19% के आसपास वोट प्रतिशत के साथ जो है जननायक जनता पार्टी 10 सीटें जीती। और उसके बाद करीबन 4.5 साल जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो उनकी पार्टी के प्रमुख है वो बने। इसके अलावा उनकी पार्टी से जो राज्य मंत्री अनूप धानक है वो भी मंत्री बने और जो टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली थे वो पंचायत मंत्री करीबन 3 साल तक वो है वो सरकार में रहे। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत है। देखो लोकतंत्र में एक एक सीट की जो है वो अहमियत होती है। कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल ही हमारे सामने है जब 1 या 2 वोटों से भी प्रत्याशी हारे हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा सा देखना ये होगा कि ये जो गठबंधन है या नई पार्टियां हैं
ये किसको जो है ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा ही केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी उसके ऊपर लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के वोट काटने के लिए आती है। तो इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टियों पर जो है लगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई का फैसला जो है वो नतीजों के बाद ही पता चलता है। जी भावना जी। और इसी बीच कुछ युवा भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर का घेराव करने के लिए निकल पड़े। क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए भावना, ये एक पूरी तरह से देखें तो कहीं ना कहीं सियासत जो है नजर आ रही है। आज भारी संख्या में हरियाणा के कई जिलों से जो करीबन 700 के आसपास जो युवा सेक्टर 3 चंडीगढ़ में एकत्रित हुए और यहाँ से जुलूस की शक्ल में वो पूर्व मुख्यमंत्री या नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे। दरअसल अगर हम इस पूरे वाकये को देखें तो ये युवा ये नाराज थे कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की तरफ से भर्तियों के नतीजे निकालने पर रोक लगवाने की जो एक शिकायत की गई है। साथ ही कुछ भर्तियों पर चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है उसकी शिकायत कांग्रेस ने की है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सियासत भी हो सकती है, हम अंदाजा एक जाहिर कर सकते हैं। लेकिन युवा प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे जरूर थे, लेकिन शायद 15 कदम मुश्किल से चले थे और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक लिया। जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और करीबन 2 दर्जन के आसपास युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था और 1 से 1.5 घंटे के बाद उनको जो है वो बेल के ऊपर जो है रिहा कर दिया गया है। बहरहाल एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पर्ची और खर्ची का जो एक नारा देती है उसी को मजबूत करने की कहीं ना कहीं एक सियासत थोड़ी सी समझ में आती है। जी ओपी, एक तरफ देखिए विपक्ष सरकार पर लगातार रोजगार देने की बात करता है, बेरोजगारी को एक बड़े मुद्दे की तरह सामने लेकर आता है, तो वहीं सरकार लगातार विपक्ष को भर्ती रोको गैंग के नाम से प्रचारित कर रही है। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हरीश गुर्जर है, उनका कहना है कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, लेकिन चुनाव के नजदीक हर चीज को सियासी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है। क्या विपक्ष की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए भावना, विपक्ष की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, लेकिन इस प्रदर्शन की बात करें तो आपने जब बताई दी है कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के सचिव हैं और उसके बाद वो अगर प्रदर्शन करने आ रहे तो वो प्रदर्शन पहले भी कर सकते थे। अगर प्रदर्शन करना था तो आचार संहिता लगने के बाद क्यों किया गया? क्योंकि इस वक्त तो चुनाव आयोग काफी मजबूत होता था, वो पहले अगर प्रचार करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता था। लेकिन मैं साफ तौर पर नहीं कहना चाहता कि इस मामले के अंदर कितनी क्या सियासत है। देखो, लोकतंत्र में सबका प्रदर्शन करने का एक अधिकार है, जिसका मर्जी आए वो प्रदर्शन कर सकता है और अपने हकों को वो उठा सकता है। जी देखिए, विधानसभा चुनाव भी नजदीक, ऐसे में क्या ऐसे प्रदर्शनों से कांग्रेस की छवि पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए भावना, अगर छवि की बात करें तो मुद्दा इस वक्त छवि पर असर पड़ना या नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में एक परसेप्शन और अपना नैरेटिव साबित करने की कोशिश जो है वो पक्ष विपक्ष हमेशा ही करता है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अपने तरीके से जो है वो प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस जो अपने तरीके से जो है प्रचार कर रही है। लेकिन कितना नैरेटिव सेट होता है ये जनता है और ये सब जानते हैं, उसको सब पता होता है कि किस पार्टी या किस सरकार में कितना विकास उनका हुआ था। जी देखिए, लोकसभा चुनाव को बीते हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है और जिसके बाद से कांग्रेस बेहद उत्साहित नजर आ रही है। इसके साथ ही जितने भी गठबंधन होते हैं और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको कांग्रेस वोट कटवा बताकर संबोधित कर देती है। क्या ये क्षेत्रीय पार्टियां भी कुछ असर डाल सकती हैं चुनाव में? देखिए भावना, एक चुनाव के अंदर एक वोट जो है कीमती रहता है। जहां तक जो भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कटवा कहती है तो वो बिल्कुल ही मैं गलत उनको मानने के साथ साथ असंवैधानिक भी कहूंगा, क्योंकि जब हमारे देश के संविधान में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया तो ऐसे में आप किसी को वोट कटवा कैसे कह सकते हैं? कहीं ना कहीं मैं इस बयानबाजी को जो है बिल्कुल गलत मानता हूं। लेकिन सियासत में इस तरह की बयानबाजियां अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन फैसला लोकतंत्र में जनता करती है और यही एक हमारे देश के लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि जनता सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं जो वोट करते हैं, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है वो उसके हिसाब से ही जो है एक परसेप्शन बनाता है और तभी वो बूथ पर पहुंचता है। जी
जी, 1 अक्टूबर को चुनाव शेड्यूल किए गए थे, जिसको लेकर मंगलवार को फैसला भी आना था। क्या कुछ अपडेट है ओपी उसको लेकर? देखिए, फिलहाल अभी चुनाव जो है वो शेड्यूल जो 1 अक्टूबर का किया गया है वो एज इट इज ही चलेगा, और शेड्यूल करने की जो बीजेपी इनेलो की जो एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जो फैसला नहीं दिया है। लेकिन अब चुनाव आयोग क्या फैसला करता है क्या नहीं करता उसके ऊपर सभी की जो है नजर है, और उम्मीद की जाती है शायद इस हफ्ते तक चुनाव आयोग जो इसके ऊपर अपनी कहीं ना कहीं क्लैरिटी दे देगा। लेकिन अभी तक चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को ही जो है वो होने हैं, उसी का शेड्यूल जो जारी हुआ है वही चल रहा है। जी ओपी, देखिए बीजेपी और इनेलो की ओर से ये पत्र लिखा गया था जिसमें चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर रहा। कांग्रेस का कहना रहा कि बीजेपी की घबराहट है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि लॉन्ग वीकेंड की वजह से लोग छुट्टियों पर निकल जाएंगे, तो इसको लेकर क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए भावना, इसके मायने शायद निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो एक, अगर हम बात करें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की, तो इन सीटों के ऊपर बिश्नोई बाहुल्य एक कहीं ना कहीं जो है वो एक वोटर एक अच्छी तादाद में है, और उन्हीं को कहीं ना कहीं साधने के लिए शायद बीजेपी ने ये खेल खेला था। और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर चुटकी ली है। तो अभी फिलहाल हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते जब तक चुनाव आयोग कुछ फैसला नहीं लेता, लेकिन अगर चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी हमें थोड़ा सा जो है इंतजार करना चाहिए। जी देखिए ओपी, लोकसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच 50-50 रहा। क्या विधानसभा चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा? देखिए भावना, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा थोड़ा सा अलग चलता है। अगर हम 1990 की बात करें तो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस से जरूर मिली थी, लेकिन अगर हम 1990 से बात करें तो हरियाणा ने हमेशा ही उस पार्टी को जिताया है जिसकी केंद्र में सरकार रही है। यहाँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।